इस पूरे मामले में जो है सरकार के पास जो है क्या पहलू रहेगा या एनआई? जो 17 साल पहले जो एविडेंस था उसी तरह जो 2016 में एनआईए का चार्जशीट आया था उसमें जो कोई भी मटेरियल था उसी के बेस पे आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ये कहा है कि इस केस में आरडीएक्स कहाँ से लाया गया, किसने लाया, कहाँ बॉम्ब असेंबल किए, आरडीएक्स कहाँ प्लांट किया गया था, ऐसे कोई भी चीज़ें प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई है। प्रज्ञा ठाकुर की बाइक जो है उसको लेकर भी जो है चर्चा हुई। प्रज्ञा ठाकुर का बाइक जो नंबर है, जो सीज नंबर है, वो मैच नहीं हुआ। इसके साथ जो एनआईए जिस तरीके से जांच कर रही है उसको लेकर भी विशेष टिप्पणी की गई। आपको लगता है कि एक स्पेसिफिक लोगों को जो है इसमें अटकाने के लिए इस तरीके का पूरा षड्यंत्र किया गया और बाद में जो लोग हैं उनको अटकाया गया, जो 7 लोगों को अटकाया गया? नहीं, ऐसा है कि सरकारी पक्ष कोर्टामध्ये ठेवू शकले नाहीये, खटल्या दरम्यान ठेवू शकले. तो इस केस में अब सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है और शाहिद और सुधाकर हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं और अपडेट्स दे रहे हैं। शाहिद, अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी हर्षा। सुधाकर, मेरा सवाल ये था कि इस पूरे मामले में अभी एनआईए या सरकार की तरफ से क्या रहेगा कि सरकार अपील करेगी फिर से इस मामले की सुनवाई को लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में थोड़ा कानूनी जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताइए। ये स्पष्ट है, अभी ये फैसला जो आया है वो एनआईए के खिलाफ फैसला आया है, तो एनआईए इसमें अपील करने की आशंका है। एनआईए हाईकोर्ट में अपील कर सकती है। ये मुद्दा जो है एनआईए के लिए एक मतलब बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इतने 17 साल बाद ये जजमेंट आया है। इसमें एनआईए ने कम से 12-14 साल उसने एनआईए ने इसके ऊपर खर्चा किया और उन्होंने पूरी तफ्तीश की थी और तफ्तीश में वो फेल हो गए। तो एनआईए के पास यही चाह रहा है कि अभी वो हाईकोर्ट में अपील करें और हाईकोर्ट में अपील करके ये पूरा जो जजमेंट है वो जजमेंट को पूरा ये चैलेंज करे कि किस तरह से ये जजमेंट जो है वो एनआईए की दृष्टि से गलत है। ये एनआईए को अभी अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। सुधाकर, आपको नहीं लगता कि एक इतना अहम केस रहा है और एक बड़ी एजेंसी रही है, इससे पहले भी आप देखिए कि जो फैसले रहे हैं हाई कोर्ट से उनको बरी कर दिया गया। इस मामले में अगर देखा जाए तो एक अहम एजेंसी रही है, इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन बुनियादी जो इन्वेस्टिगेशन है, बुनियादी जो बाइक जिसको लेकर जो है ब्लास्ट हुआ है उसकी चेसिस नंबर, पंचनामा और इसके साथ साथ जो है आरडीएक्स प्लान करना, ये सारी चीजें जो बुनियादी होती हैं, एक इतनी बड़ी एजेंसी वो बुनियादी उसकी गलत रही है तो आगे क्या इमारत क्या सही होगी फैसले की? नहीं, बराबर है कि किस तरह उन्होंने जो बुनियाद जो थी उनकी वो सही नहीं थी। उन्होंने एकदम जो भी किया है गलत तरीके से किया, ऐसा भी कहा जा सकता है, क्योंकि कोर्ट ने वैसा ऑर्डर किया है कि जो जिस तरह से एनआईए को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था वो हुआ नहीं, इसीलिए आज ये सभी सातों आरोपी छूट गए हैं। तो इसमें जो है एनआईए को किस तरह से तफ्तीश की उसको अब सोचना पड़ेगा और ये जो है क्यों ऐसी तफ्तीश हुई, क्यों एनआईए कोर्ट में अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रख सकी, ये जो सब है एनआईए को देखना पड़ेगा। हर्षा, तो सुना आपने कि सुधाकर कश्यप इस पूरी कोर्ट हियरिंग के दौरान मौजूद रहे और सबसे पहले हमने ही जो है ये खबर ब्रेक की है कि जो आरोपी है इन आरोपियों को जो है बाइज्जत बरी किया गया। हालांकि इससे पहले आपको मैं बता दूं कि इंडिया न्यूज जो है इस पूरे मामले में लगातार जो है पल पल की अपडेट दे रहा था और जैसे ही जब ये सुधाकर कश्यप ही अंदर थे, चूंकि आपको मैं बता दूं कि जहां हम खड़े हैं यहां से और कोर्ट का महज फैसला जो है 10 मीटर का है, लेकिन अंदर के हिस्से में जो है पहुंचने के लिए एनआईए की विशेष अदालत में जाने के लिए भी जो है वही रिपोर्टर को जो है अलाउ आज किया गया था जो इस पूरे केस को जो है पहले से कवर करते आए। सुधाकर कश्यप चूंकि जो है इस पूरे मामले में पहले से जो है इस केस पर नजर बनाए रखे थे, यही वजह रही है कि हमें एक एक चीजों की जो है जानकारी जो है पूरी तरीके से मिली। अब आपको मैं बता दूं कि इस पूरे मामले में जो कानूनी प्रक्रिया होती है, इस कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक जो है राज्य सरकार के पास, एनआईए के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो इस फैसले से अगर संतुष्ट है तो कोई बात नहीं, और अगर असंतुष्ट है तो इस पूरे मामले को लेकर वो हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। सुधाकर ने पल पल की अपडेट्स और साथ ही अंदर क्या कुछ चल रहा था ये तमाम बातें हमें बताई। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां देने के लिए। थोड़ा शांत रहिए, मैं बात करता हूं। जो 3 अलग अलग चार्जशीट इसमें फाइल हुई है, एटीएस की चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट और एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, तो प्रोसिक्यूशन ने कोई भी स्ट्रांग एविडेंस में दे नहीं पाई। ऐसे आज कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह सुनाया है कि डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन जो ब्लास्ट है वो प्रूव कर पाई, जो डेथ हुई है वो प्रूव कर पाई,
लेकिन जो 101 इंजर्ड बोले थे उतने नहीं, लेकिन 95 इंजर्ड हुए ये प्रूव कर पाई। और जो सेकंड इंसिडेंट ब्लास्ट के बाद हुआ था कि 15,000 का मॉब जमा हुआ था और बाद में जो इंसिडेंट हुआ था वो भी प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाई, यह कोर्ट ने कहा है। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए ये भी कहा है कि ये जो 7 एक्यूज कोर्ट के सामने थे, इनके खिलाफ कोई भी स्ट्रांग एविडेंस जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंस है वो प्रोड्यूस करने में प्रूव नहीं कर पाई। जो अभिनव भारत का जो कनेक्शन है, तो कोर्ट ने ये कहा कि अभिनव भारत का जो कनेक्शन प्रोसिक्यूशन ने जोड़ने की कोशिश किया है, तो अभिनव भारत जरूर था, उसके ऑफिस बेरर थे, लेकिन उसमें का कोई फंड यह टेरर एक्टिविटीज के लिए यूज किया है ऐसा कोई प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई, ऐसे कोर्ट ने कहा है। उसी के साथ जो मौका के बारे में जो कोर्ट ने कहा है, जो प्रीडिसीजर ने जो जजमेंट दिया था या हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, उसी तरह इस केस में जिस बेस पे राकेश दावड़े के बेस पे मौका लगाया था, तो मौका के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट न होने की वजह से मौका में से भी सबको एक्विट किया है। जो यूएपीए का सैंक्शन था इस केस में, यूएपीए सैंक्शन जो था वो फॉल्टी था, उस वजह से कोई भी यूएपीए के जो सेक्शन है 16 या 18 वो इसमें अप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं, ये भी कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन किया है। मुआवजे की भी बात की है कोर्ट ने। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट बहुत यानी खराब इंसिडेंट है और इस इंसिडेंट की वजह से जो लोग गए हैं, जिनका नुकसान हुआ है विक्टिम्स का, वो डेफिनेटली पूरा नहीं हो सकता भर के नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए हर डिसीज के फैमिली को देने को कहा है और हर इंजर्ड के फैमिली को 50,000 रुपए देने का कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। जो अधिकारी जिम्मेदार थे उनके खिलाफ आप लोग क्या आगे की नहीं, डेफिनेटली जो आपने 7-11 में देखा या इस केस में देखा, कई सारे अधिकारी जो कॉमन है, इस बारे में हमने पिटीशन भी फाइल की है, जो इतने साल हमारे सब लोगों के बर्बाद हुए हैं और उस वजह से अभी उस बारे में हम एक्शन लेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो एक एटीएस अधिकारी चतुर्वेदी के घर में आरडीएक्स प्लांट करते हुए देखा गया, उसके बारे में भी कोर्ट ने उसमें ऑब्जर्वेशन किया है और डिटेल इसमें जब जजमेंट आएगा तब और बात कर सकते हैं। तपास यंत्रणेचं हे फेल्युअर नाही आहे का आणि काय सांगाल, काय नेमकं जखमी आणि मृतांना देण्याच्या संदर्भात सरकारी मराठीत सांगा आता। असं आहे की ह्या केसमध्ये मराठी सांगतो, या सुरुवातीपासूनच वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टेटमेंट राजकीय लोकांकडनं यात येत होते, त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे मीडियामध्ये बातम्या येत होत्या, त्यामुळे तपास यंत्रणा मिसगाईड झाली किंवा कसे हा संशय या सगळ्या याच्यातनं निघतो। ज्यावेळी हाय प्रोफाईल केस होत असते अशा वेळी जर तपास यंत्रणेवर जर काही दबाव असला तर नक्कीच त्यांच्याकडनं मोठ्या चुका होऊ शकतात आणि जे मुख्य कल्प्रिट आहे त्यांना पुरावे नष्ट करायला आणि त्यातनं पळून जायला त्यांना संधी मिळत असते। तसंच या केसमध्ये झालेलं दिसतंय, ज्या प्रकारे 40 साक्षीदार फितूर झाले अशी बातमी सर्व ठिकाणी चालते, तर ते फितूर नाही झाले, तर त्या साक्षीदारांनी अगदी 2014 पूर्वीच अनेक ठिकाणी तक्रारी केल्या होत्या की त्यांना टॉर्चर करून त्यांच्याकडून कबुली जबाब घेतलेले आहे। एका साक्षीदाराने ह्युमन राईट कमिशनमध्ये सुद्धा तक्रार केली होती की त्यांच्याकडनं कबुली जबाब घेतलेला आहे। आर्मी समोर जी केस चालली त्यामध्ये सुद्धा एका आर्मीच्या अधिकाऱ्याने सांगितलं की काही मोठ्या अधिकाऱ्यांची नावं घेण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकला गेला होता। त्यामुळे साहजिक आहे ज्यावेळेस ते सर्व साक्षीदार कोर्टात आले त्यावेळेस त्यांनी एटीएसच्या स्टेटमेंटनुसार सांगितलं नाही आणि त्यामुळे त्या सगळ्यांना रिलाय करता येत नाही असं कोर्टाने ऑब्झर्व केलं। या केसमध्ये 2016ला ज्यावेळेस एनआयची चार्जशीट आली त्यामध्येच एनआयच्या चार्जशीटमध्येच सगळं क्लिअर होतं की कशा प्रकारे मोका ओढून ताणून लावण्यात आलेला आहे, कशा प्रकारे साक्षीदारांच्या जबाबामध्ये डिस्क्रिपन्सीज आहे, एनआयने घेतलेले जबाब वेगळे, एटीएसने घेतलेले जबाब वेगळे आणि हा सगळा हे बघताना नक्कीच विक्टिमच्या फॅमिलीवर अन्याय झालेला आहे असं माझं मत आहे। अभिनव भारत संदर्भात काय नेमकं वडील केलेलं आहे कोर्टाने? अभिनव भारत बद्दल कोर्टाने असं सांगितलं की जरी अभिनव भारत नावाची संस्था ही अस्तित्वात असली, त्यात जरी काही रकमा आल्या असल्या आणि त्या रकमा जरी आरोपीने पर्सनल यूजसाठी वापरल्या असल्या तरी त्यातली कुठलीही रक्कम टेररिस्ट ऍक्टिव्हिटीसाठी वापरलेली आहे असं प्रोसिक्युशन प्रूव्ह करू शकली नाही। यामध्ये जसं 7-11 मध्ये झालं की आरडीएक्सचे जे काही सॅम्पल्स आहे प्रॉपर
सिलिंग केले गेले नाही, तसं ह्या केसमध्ये सुद्धा कोर्टाने ते ऑब्झर्व केलं की जे सॅम्पल्स आहे ते प्रॉपर प्रिझर्व केले गेलेले नाही आहे. आणि जे आधीपासनं आमची जी केस होती, ज्या 4 लोकांसाठी आमची टीम होती, संजीव पुणालेकर, वीरेंद्र असेल, मी असेल, आणि अशा 4 मधले 3 लोकांना डिस्चार्ज केलं गेलं, ज्यांच्यावर मुख्य आरोप होता राकेश धावडे, ज्याच्या बेसवर मोका लावला होता. अगदी चार्ज फ्रेमिंगच्या आधीच त्यांना या केसमधनं काढण्यात आलं. त्यामुळे संपूर्ण जो ATSचा तपास होता, हा तपास संशयास्पद होता असं कोर्टाने आज सांगितलं. पंचनाम्यासंदर्भात देखील एक टिप्पणी केली आहे न्यायमूर्तींनी, नेमकी काय टिप्पणी? कोर्टाने असं सांगितलं की जो स्पॉट जो आहे, ज्या प्रकारे फॉरेन्सिक एक्सपर्टची इव्हिडन्स झाली, जो ब्लास्ट इतक्या मोठ्या क्षमतेचा होता त्याचं क्रेटर तिथे मिळालं नाही. त्यामुळे कोर्टाने सांगितलं की जी प्रॉसिक्युशन केस होती की LML फ्रीडमवर बॉम्ब प्लांट केला होता ते प्रूव्ह होऊ शकत नाही. आयदर तो बॉम्ब